तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कनाडा के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कनाडा में अभी आए हो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कनाडा में दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम लोग सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। ये वीडियो आपका एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करके देगा कि यहाँ पर कनाडा में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके लिए अच्छा होगा, तो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप कनाडा आते हो, यहाँ पर आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, तो यहाँ पर आपको बाई वीकली सैलरी मिलती है। दोस्तों आपको जो सैलरी मिलेगी यहाँ पे वो किसी एक बैंक अकाउंट में जाएगा। कनाडा में बैंकिंग अकाउंट दो तरह का होता है, एक तो होता है चेकिंग अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। अगर आपको सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर बेसिकली 4 तरह के अकाउंट हैं। एक है RESP, ठीक है, ये RRSP अलग है, RESP अलग है। तो पहला हो गया RESP, दूसरा है RRSP, तीसरा TFSA और चौथा है FHSA जो कि यहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो हम लोग सबके बारे में जानेंगे कि सब में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, किस में आपको इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। और ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो ताकि आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, आप जैसा जानते हो मोस्टली इंडिया में भी और कनाडा में भी, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हो तो आपको उसमें 20 से 25% तक इंटरेस्ट लगता है। आपके पास 3 to 4 मंथ्स का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वहाँ पर आप पहले सेव करो। उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसका कुछ % आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। कनाडा में जैसे CIBC हो गया, TD हो गया, ये सब भी बैंक अकाउंट इनका है, बट यहाँ पर आपको 1 से 2% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इमरजेंसी फंड भी सेव कर रहे हो ना, तो आपको एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट खुलाना चाहिए, जैसे कि वेलसिंपल हो गया, नियो हो गया और सिंपली हो गया। तो ये सारे भी यहाँ पर एक काइंड ऑफ सब्सिडरी है बैंक के, और हर एक बैंक जो मैंने बताया वेलसिंपल, ये किसी ना किसी एक बड़े बैंक के साथ टाइड अप है। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जो बैंक है ना 4% तक आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ दाल में काला है, ठीक है, क्योंकि ये बैंक यहाँ पर जो भी आप डिपॉजिट करते हो 100,000 तक, ठीक है, 100,000 तक आपका बिल्कुल सिक्योर होता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दावा करता है CIDC। तो दोस्तों CIDC क्या है? कनाडा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो कॉरपोरेशन है ये कनाडा में 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से है, और जो कि आपके हार्ड अर्नड मनी को सिक्योर करता है, उसको एक सिक्योरिटी ग्रांट करता है। आप CIDC के साइट में भी देख सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन इसके लिस्ट में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जाकर आप इंस्टीट्यूशन का नाम टाइप करोगे तो आपको दिखा देगा कि वो कवर्ड है कि नहीं है। तो अगर कभी भी आपको डाउट हो तो आप वो उस लिंक को रिफ़र करो और जाके आप चेक कर सकते हो कि वो किसके अंदर आता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड और इमरजेंसी फ़ंड ये सब आपने कर लिया, तब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग सारे अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयर मैचिंग RRSP या RPP। अब RRSP और RPP क्या है? ये 2 तरह के यहाँ पर एक पेंशन प्लान है जो कि कनाडा में अवेलेबल रहता है। RRSP इज़ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, RPP इज़ रजिस्टर्ड पेंशन प्लान। दोस्तों कनाडा में कुछ ही एम्प्लॉयर्स हैं जो पेंशन प्लान में आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, आप जितना अमाउंट उसमें डालोगे वो भी डालेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं करती है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी अगर ये मैचिंग RRSP या रजिस्टर्ड पेंशन प्लान्स ये सब स्कीम नहीं है तो आप इसमें पर्सनली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखिए RRSP का एक डिफाइंड लिमिट है, आप उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। आप ये जो लिमिट है अपना ये CRA के अकाउंट में लॉगिन करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसका एक डिफाइंड लिमिट रहता है, एनुअल लिमिट से ज़्यादा अगर आप करोगे तो उसमें लगेगी पेनल्टी। तो ध्यान रहे आप लिमिट से जो आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं RRSP में, और अगर आप भी कर रहे हो तो दोनों मिलाकर जो उसका लंप सम होगा वो RRSP के कंट्रीब्यूशन में ही इंक्लूड होगा, उससे
ज़्यादा आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको पर मंथ 1% की पेनल्टी लगेगी जितना भी आप एक्सेस उसमें डाल रहे हो। तो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग का है RESP, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान। तो ये उन्हीं के लिए है जिनके किड्स हैं। तो अगर आपके किड्स नहीं है तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों RESP का सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है इसके ऊपर जो भी आप गेन करते हो उसमें कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा चीज़, ये चाइल्ड के एजुकेशन के साथ साथ और भी जो दूसरे एजुकेशन फैक्टर्स हैं उसमें काम आता है। और थर्ड ये है कि आपको गवर्नमेंट से भी आपको ग्रांट मिलता है। तो ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके किड्स हैं तो आपको ये खुलवाना चाहिए। तो RESP में गवर्नमेंट आपको 20% तक ग्रांट देती है, यानी कि आप जितना पैसा डालोगे उसका 20% आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक कैप है, आपको सिर्फ साल में $500 तक ही गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा लेने के लिए आपको साल का पर चाइल्ड पर ईयर 2500 इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2500 डालते हो एनुअली तो उसका 20% $500 आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलेगा, जो कि आप फ्री का ले सकते हो। तो ये आपको लेना ही चाहिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये डालते रहो और गवर्नमेंट आपको देती रहेगी, इसमें भी कैप है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से $7200 ही ले सकते हो और साल का $500। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि 2500 से ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें, आप 2500 से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप जितना भी करोगे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम $500 ही मिलेगा। और इसमें दोस्तों लाइफ टाइम कैप भी है, आप इसमें 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते RESP में। आप 14 साल तक $2500 के हिसाब से एनुअली इसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो 14 साल में ये हो जाएंगे 35,000 प्लस, जैसा कि इसका मैक्सिमम लिमिट है 50,000 का, तो आप इसमें 15,000 और ऐड कर सकते हो। टोटल हो गया 50,000 प्लस गवर्नमेंट से आपको मिलेगा मैक्सिमम 7200। तो 50,000 जो आपका मनी है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसमें अगर बाद में आपका जो चाइल्ड है वो उसको यूज़ करता है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 50,000 में तो आपको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, वो पूरा टैक्स रहता है। जो गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स मिला है उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। जब आपके बच्चे रहेंगे 18 साल के, 19 साल के, तो उस समय उनको कोई उतना टैक्स लायबिलिटी नहीं होता, वो बहुत कम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो उनको बेयरली ही कोई टैक्स देना पड़ेगा उसमें। तो अब बात करते हैं दोस्तों FHS से। ये दोस्तों उनके लिए है जो कि अपना फर्स्ट होम बाय करना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही होम परचेस कर चुके हैं तो अगेन आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, दूसरे सेक्शन में बढ़ सकते हैं। तो FHS से गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस किया है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपका टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री है। तो आप, और ये टैक्स डिडक्टिबल भी है, यानी कि अगर आप इसमें जो भी इन्वेस्ट करोगे वो आपका टैक्सेबल इनकम से वो रिड्यूस हो जाएगा, उतना अमाउंट जितना आप डालोगे उतना रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक लिमिट है, आप एनुअली सिर्फ 8,000 ही मैक्सिमम इसमें डाल सकते हो, उससे ज़्यादा तो पेनल्टी। तो 8,000 हो गया एनुअल लिमिट, प्लस इसका एक लाइफ टाइम लिमिट भी है जो कि है 40,000, यानी कि आप पूरे लाइफ टाइम में जब भी आप ये अकाउंट खुलाते हो पूरे लाइफ टाइम में 40,000 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। और अगेन दूसरी एक बात है कि आपको ये अकाउंट जब से आपने खुलाया है 15 साल के अंदर आपको ये अकाउंट क्लोज़ करना रहेगा, ठीक है। या फिर अगर आप 71 ईयर्स के हो जाते हो, जो भी पहले होगा 15 साल या 71 ईयर, उसके बाद आपको ये अकाउंट क्लोज़ करना रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विड्रॉल क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि आप जो घर खरीद रहे हो वो आपका पहला घर होना चाहिए। दूसरा ये है वो आपका एक प्राइमरी रेसिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप वो परचेस करके आपने रेंट में दे दिया है, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि घर खरीदने के बाद आपको विदिन 1 ईयर उसमें मूव होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे कि अगर मैं घर खरीद नहीं पाया तो फिर इसका क्या। तो अगर आप घर खरीद नहीं पा रहे हो तो आप वो जो जितना भी अमाउंट है वो RRSP में या RRIF में आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हो।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर आप वहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन रूम चला जाएगा, वो वैसा ही रहेगा RRSP का। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में, TFSA। TFSA इज़ टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। अगेन ये सेविंग तो है नहीं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप कोई भी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी कुछ भी ले सकते हो, और हर एक अकाउंट में वो एप्लीकेबल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, आप तीनों ही तरह की चीज़ उससे ले सकते हो। TFSA इज़ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगेन इसका भी एक एनुअल लिमिट रहता है, उसी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट किया हुआ हर एक डॉलर आपका टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी अर्निंग्स हो रही है, सब टैक्स फ्री है। लेकिन इसका एक लिमिट है दोस्तों, ये 2009 से स्टार्ट हुआ था, जो कि उस समय $5000 था एनुअली। तो 2009 से 2012 तक ये 5000 पर एनम था, आप इतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता गया और 2024 में ये अभी $7000 है। तो अगर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आपका वो कंट्रीब्यूशन रूम चला गया है, वो आपका है अभी, आप वो उसमें डाल सकते हो पैसा, ठीक है। वो भी आप CRA में लॉगिन करके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसको समझते हैं कि TFSA काम कैसे करता है। तो लेट्स से 2023 में इसका जो लिमिट था 6500 था, ठीक है। और उसमें से आप 1000 उसमें डालते हो और उसमें से आप 1000 ही TFSA यूटिलाइज़ करते हो। तो आपने तभी भी 5500 जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो आपका वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने 2023 में 4000 विड्रॉ किया है TFSA से, तो आपको वो उसी ईयर आप वापस से इसमें नहीं डाल सकते, उस ईयर के लिए आपका वो कंट्रीब्यूशन रूम चला गया। इन 2024 जो आपका नया एनुअल लिमिट रहेगा वो होगा 7000। तो टोटल आपका हो जाता है 7000 प्लस 4000 जो आपने विड्रॉ किया था, ठीक है, और प्लस आपका जो अनयूज्ड TFSA कंट्रीब्यूशन रूम है एट द एंड ऑफ 2023, दैट इज़ 5500। तो टोटल मिला के अभी आपको 2024 में 16500 कंट्रीब्यूशन रूम हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं RRSP के बारे में। तो RRSP इज़ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो RRSP में टैक्स शेल्टर्ड रहता है, लेकिन इसका भी एक कंट्रीब्यूशन लिमिट रहता है। तो 2023 के लिए जो इसका कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो 18% ऑफ द इनकम व्हाट यू रिपोर्टेड इन द प्रीवियस ईयर, या फिर मैक्सिमम 31,2050 इतना आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट रहेगा। आपको उससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो आप अपना कंट्रीब्यूशन रूम जो है लूज़ कर दोगे, ऐसा नहीं है। जो भी आप नहीं करते वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहता है, उसको आप कभी भी इन फ्यूचर भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। और जैसा मैंने बताया, आप अपना कंट्रीब्यूशन लिमिट RRSP का जानना चाहते हो, या तो आप CRA को कॉल कर सकते हो या फिर CRA में लॉगिन करके आप पता कर सकते हो। दोस्तों अगर RRSP के विड्रॉल के बारे में बात किया जाए तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपना होम बायर प्लान के साथ, जिसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको दोबारा से ये देना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी या फिर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो RRSP का मैंने आपको बताया कि ये टैक्स डिडक्टेबल है, यानी कि लेट्स से आप अगर एनुअली $60,000 कमा रहे हो और आप इसमें $5,000 डालते हो RRSP में, तो आपको $55,000 में ही टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो एम्प्लॉयर मैचिंग RRSP होता है वो भी आपका सेम RRSP कंट्रीब्यूशन यूज़ करता है। यानी कि अगर आपका पर्सनल प्लस आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, दोनों आपका जो RRSP कंट्रीब्यूशन रूम है वो यूज़ करेगा। तो ध्यान रहे कि आपको दोनों ही कंसिडर करना है ताकि आपका एनुअल लिमिट क्रॉस ना हो। RRSP से विड्रॉ करने का भी एक प्रोसेस है। तो ये RRSP अकाउंट आपको क्लोज़ करना रहता है जिस साल आप 71 ईयर्स के हो रहे हो, उस साल 31 दिसंबर से पहले आपको ये क्लोज़ करना रहेगा। आप ये क्लोज़ करके या तो RRIF खुला सकते हो, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड, मंथली आप उससे निकाल सकते हो पैसा अपने हिसाब से। और दूसरा, या तो आप डायरेक्टली जितना का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी आपको फिर टैक्स लग जाएगा। तो ये दो तरीके हैं RRSP से मूव करने के। अगर आप 71 से पहले भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। तो उस समय जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आओगे
तो वो कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी कनाडा में है आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको ये पूरा जो यहाँ का इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में पता चल जाए। अब दोस्तों सबसे लास्ट में आता है नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट। जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, RRSP, TFSA, FHSA, सब आपने यूटिलाइज़ कर लिया, सब मैक्सड आउट हो गया है। फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा पैसा है तो जैसे कि आपको मान लो यहाँ पर इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो सम बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको नॉन रजिस्टर्ड में डाल सकते हो। नॉन रजिस्टर्ड से भी आप जो भी स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी वगैरह में डाल सकते हो। लेकिन इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और जो भी आपको इसमें गेन होगा सब कुछ टैक्स रहता है इसमें, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो।